हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। तो आज अपन बात करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग आरएल लोड। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर को इंडक्टिव लोड के साथ में, और उसके अंदर क्या दिक्कत थी हमारे पास कि जो अपन जैसी वेवफॉर्म दी थी इनपुट के अंदर वही की वही वेवफॉर्म अपन को आउटपुट मिल रही थी, जबकि मुझे क्या चाहिए था, रेक्टिफाई चाहिए थी, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना था। बट जब इंडक्टिव लोड लगाया था मैंने किसके ऊपर, हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर, प्योर इंडक्टिव लोड, तो उसके अंदर हुआ क्या, जैसा मैंने इनपुट दिया वैसे का वैसा ही मेरे को आउटपुट मिल गया। तो मैंने क्या किया, उस सर्किट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया, और मैंने क्या किया, उस लोड जो यहाँ पे प्योर इंडक्टिव लोड लगाया था उसके साथ अपन ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। अब उस रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो आज देखेंगे अपन, ठीक है। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग आरएल लोड है, इसके अपन देखेंगे 4 केसेस के बारे में, ठीक है। कौन कौन से 4 केसेस होंगे वो उन पे मतलब कैसे डिपेंड करेंगे 4 केसेस, वो करेंगे उनकी वैल्यूज़ के ऊपर, किसकी, आर एंड एल की वैल्यूज़ पे। देखो कैसे, अगर आर की वैल्यू है, एक आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सेकंड वन अगर एल हो गया अपना इंडक्टर की वैल्यू, थर्ड वन टाइम कांस्टेंट कितना होता है, एल बाई आर होता है इसके अंदर, टाउ, ठीक है, आर एल का। देन रेस्पॉन्स, और लास्ट वन होगा कंडक्शन मोड। ओके, ये 4 मोड अपने पास होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपने पास आने वाली है, देखो, तो जो सबसे पहले अपन केस लेने वाले हैं इसके अंदर फर्स्ट केस है, आर की वैल्यू नॉर्मल ही होगी, ओके। इंडक्टर की वैल्यू अपन क्या करेंगे, लो लेंगे, इससे कम लेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टर की वैल्यू लो है और आर की वैल्यू नॉर्मल है, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, लो अपॉन हाई, मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी कम, लो होगी। अगर टाइम कांस्टेंट लो है, मतलब टाइम कांस्टेंट लो का मतलब क्या हो रहा है, जल्दी से वर्क करेगा अपना सर्किट, रेस्पॉन्स क्या आएगा, फास्ट आएगा, वेरी फास्ट, को लिख देता हूँ, ठीक है। और कंडक्शन मोड कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो अपन ने इंडक्टिव लोड लगाया था, इंडक्टिव लोड का केस में क्या हुआ था, जैसा मैंने इनपुट दिया था तो वैसा ही मेरे को आउटपुट मिला। तो आउटपुट क्या हो रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, यहाँ से पूरा पूरा वापस ऐसे ही रिपीट हो रहा है, ये ऐसे वेवफॉर्म चलती जा रही है, कंटिन्यूस आउटपुट मिल रहा है, ऐसे नहीं है कि बीच में कट आ रहा है कहीं पे, वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको डिसकंटिन्यूस, और मतलब बीच में वेवफॉर्म ब्रेक हुई कहीं ना कहीं। सेकंड कंडीशन क्या लेने वाले अपन, आर की वैल्यू नॉर्मल रखेंगे, और जो अपना इंडक्टर होगा उसकी वैल्यू रखेंगे अपन मीडियम। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, मीडियम आएगा, ज़्यादा ना लो होगा ना फास्ट होगा। तो अपना रेस्पॉन्स कौन सा आएगा, फास्ट आ जाएगा। यहाँ अगर वेरी फास्ट था, यहाँ पे फास्ट आएगा, ये भी डिसकंटिन्यूस होने वाला है। थर्ड वन केस क्या होगा हमारे पास, आर की वैल्यू को चेंज करनी ही नहीं है अपन को, ये नॉर्मल की नॉर्मल रखनी है, इसकी वैल्यू वेरी हाई करेंगे, तो टाइम कांस्टेंट वेरी लो हो जाएगा, ठीक है, वेरी लो हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का टाइम कांस्टेंट वेरी लो है, एक्चुअली वेरी हाई होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो वेरी हाई होगा। अगर टाइम कांस्टेंट जब से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने का मतलब रेस्पॉन्स धीरे धीरे आएगा, वेरी स्लो रेस्पॉन्स, स्लगिश रेस्पॉन्स आएगा, वेरी स्लो रेस्पॉन्स आएगा। देन कंडक्शन मोड होगा इसके अंदर कंटिन्यूस, ठीक है। फोर्थ वन जो होगा उसके अंदर यही सेम कंडीशन होने वाली है, बस इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ऐड फ्री व्हीलिंग डायोड को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसका क्या रेस्पॉन्स आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट केस से, ये वाला केस लेंगे अपन इस टाइम, जब आर की वैल्यू नॉर्मल हो रही है, एल की लो है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, आपने आई थिंक लिख लिया होगा ये, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं साइड में देता हूँ एक बार, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं।
फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जो हमारा आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, लो नॉर्मल ही है, एल की वैल्यू लो है, ओके। देन यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या आने वाला है, एल अपॉन आर होता है जो, ये आएगा कम आएगा, ठीक है, मिनिमम आएगा, लो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका रेस्पॉन्स क्या आने वाला था अपना, फास्ट आने वाला था, रेस्पॉन्स वेरी फास्ट। चलिए ठीक है, मुझे क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है। तो देखो सबसे पहले सर्किट बनाते हैं। ये बनाया सर्किट, क्या हो गया अपने पास, डायोड हो गया। हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं, कंट्रोल्ड नहीं बात रहे हैं। कंट्रोल्ड की बात अपन क्या करेंगे जब इसके बाद में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा अपने लिए। तो ये हो गया अपना डायोड, यहाँ पे लगाएंगे अपने सप्लाई, यहाँ पे अपना आएगा लोड, लोड की वैल्यू क्या आने वाली है, आर एंड एल, ये आर हो गया, ये वैल्यू एल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पैरामीटर कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस वीडी वोल्टेज आएगी, इसमें से करंट कितनी फ्लो होने वाली है, आई एस, यहाँ पे आएगी अपनी आई नॉट करंट फ्लो होगी, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी मेरे को वो कितनी मिलने वाली है, वी नॉट, ये हो गया अपना आर, ये हो गया अपना एल, ये अपनी वी एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी, इनपुट सप्लाई, यहाँ से करंट फ्लो होने स्टार्ट होगी इस टाइप से, ठीक है। तो ये अपने बनाया सर्किट। इस सर्किट के अंदर आपको देखना है, सबसे पहले लगाते हैं अपन वी नॉट की वैल्यू देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था आपको, इसका कंडक्शन कैसा होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होगा इसमें। कैसे होगा वही देखना है अपन को। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वी लिख रहा हूँ, तो वी के अंदर देखो इसके अंदर केवीएल इक्वेशन लगाओ, वी नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है आपके पास, यहाँ पे नहीं एक्चुअली, आई एम सॉरी, इसके अंदर केवीएल लगाओ आप, जब डायोड ऑन हो, ठीक है। तो डायोड ऑन होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आइडियल डायोड मान के चल रहा हूँ, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ। तो वी एस की वैल्यू किसकी इक्वल आने वाली है, वी एस की वैल्यू इक्वल आएगी अपनी, ये मैं बोल लेता हूँ के वी एल लगाते हैं इस लूप के अंदर, तो वी एस की वैल्यू आई वी एस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस आई नॉट आर, इसको मैं स्मॉल लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, आई नॉट आर प्लस इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल डी आई नॉट बाई डी टी, ओके। तो वी एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, वी एम साइन ओमेगा टी, वहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई नॉट आर प्लस एल डी आई नॉट बाई डी टी, ओके। तो ये क्या बन रही है मेरे पास, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जो आई नॉट का सॉल्यूशन होगा मेरे पास, कौन सा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो क्या होता था, दो पार्ट का सम होता था, किस किस का, पर्टिकुलर इंटीग्रल का और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ठीक है। तो जो आई नॉट का सम होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आई नॉट ऑफ पी आई होगा। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स से सॉल्व करवा नहीं सकता, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी आई और सी एफ का टर्म्स, देखो कैसे होगा। तो जो इसका जो पी आई का टर्म आने वाला है, आई नॉट ऑफ पी आई, तो वो कितना आने वाला है, डायरेक्ट देखो वी एम साइन ओमेगा टी को सीधे का सीधा रखो आप, इसको याद करने की भी ट्रिक है अपने पास, ठीक है। और एक बात बताओ, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए, तो नीचे मैं क्या करूँगा, इम्पीडेंस से डिवाइड करूँगा, तो इम्पीडेंस से डिवाइड कर देते हैं, इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पे आर स्क्वायर, एक्चुअली इसको वैसे लिखते हैं तो यहाँ को समझ में नहीं आएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल,
ये आई अपनी पी आई की वैल्यू किसके अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग आर एल लोड। इसके अंदर अपन जब केवीएल लगाया था तो इसके अंदर ये इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन से अपन पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन से अपन ने क्या किया, ये वैल्यू निकाली। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करूँ मैं तो देखो वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, देखो ये है जे की टर्म्स में, तो इसको अपन लिखते हैं मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ठीक है। और यहाँ पे आएगा इसका एंगल कितना आने वाला है, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ओके, तो इसका एंगल आ गया। अब देखो ऊपर ओमेगा टी है, इसका एंगल ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आने वाला एंगल, तो ये आएगा अपने पास वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर क्या होता है जेड, तो इसको मैं जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और जेड स्क्वायर का एक रूट से रूट कट जाएगा, ये बचेगा जेड, इम्पीडेंस आ जाएगा। और एंगल क्या आएगा, इसको देखो एक मिनट, साइन ओमेगा टी माइनस, ये एंगल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। मैं इस tan ओमेगा एल अपॉन आर को क्या करता हूँ, फाई मान लेता हूँ, तो मेरा आई नॉट पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इस पर यहाँ पे लाइन मान लेता हूँ एक और, देन मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है आई नॉट पी आई की, आई नॉट ऑफ पी आई की वैल्यू आ गई मेरे पास वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, तो ये अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गया अपने पास आई नॉट ऑफ पी आई। अब आई नॉट ऑफ सी एफ निकालना है, तो सी एफ के लिए क्या करते थे अपन, इस टर्म को देखो यहाँ से क्या करते थे, ये इसको जो अपनी ये वाला टर्म है इसको करते थे अपन डी पुट, तो डी पुट करने के बाद में ऐसे निकलता था एक रूट, और रूट से क्या निकलता था अपने पास इक्वेशन ए की टर्म्स में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सी एफ की वैल्यू लिख दूँ, चलो एक बार मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ बीच में किस टाइप से होता था, कि ये देखो यहाँ से क्या आएगा डी, इसको मैंने क्या किया डी मान लिया, किसको, डी आई नॉट बाई डी टी को, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूँ, डी इंटू एल प्लस आई नॉट को बाहर ले लिया तो ये बन गया आर, इसको करते थे अपन जीरो फॉर सी एफ के लिए, ठीक है, फॉर सी एफ। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आर अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू क्या आती थी अपने पास, आई नॉट सी एफ की वैल्यू आ गई के टाइम्स ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ठीक है। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद में जो रूट आया है उस रूट से अपन ये वाली इक्वेशन निकलती थी, ठीक है, जब सी एफ पढ़ते थे अपन, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट था कुछ थोड़ा सा, ये आ गया प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड आ गई। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ मैं कहीं गलत नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा सी एफ आ गया और आई पी आई भी आ गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल इक्वेशन लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं, 2 मिनट में काम होगा। आई नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास, पी आई प्लस सी एफ करना है, और पी आई क्या है ये रहा, चलो पहले सी एफ लिखते हैं। सी एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, के ई रेस टू द पावर आर अपॉन एल इंटू टी प्लस पी आई की वैल्यू है मेरे पास वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 4। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मुझे निकालनी है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, चलिए देखते हैं। कोई जगह दिख नहीं रही मेरे को यहाँ पे, इसको साफ किया जाए। देखो के की वैल्यू कैसे निकालती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। एक बात बताओ, जब ये सर्किट वर्क करना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे इंडक्टर क्या अपने अंदर से करंट फ्लो होने देगा, अपोज करता है हमेशा। करंट को अपोज करेगा तो मतलब जिस टाइम पे एट स्टार्ट t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू 0 डाल दूँ, एट t इज इक्वल टू 0, देन
आई नॉट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अगर आई नॉट की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे डालता हूँ मैं 0 इज इक्वल्स टू के, इसके 0, किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, और टी की वैल्यू 0, साइन -5 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वी एम अपॉन जेड साइन -5। साइन -5 क्या होता है, माइनस साइन बहुत ही होता है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वी एम अपॉन जेड साइन 5। ओके, यही आई है, हाँ यही आई है। तो ये होगा हमारे पास के की वैल्यू। अब क्या करना है, इस के की वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमने इतना सारा कुछ किया क्यों है, इसका एक रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न क्या है, वो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन जब हम निकालेंगे ना, तो वहाँ से अपन को पता चलेगा क्या रीज़न इसका। अब चलो देखते हैं, चलो ये हाँ यहाँ तक आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको करता हूँ साफ, ठीक है। कहाँ से करेंगे, इस सर्किट को बचाना है तो इसको हटाते हैं। आई ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, ठीक है। और ये आप नोट करो तब तक, उसके बाद मैं इसको ना हटाऊंगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा। तो ये वाला कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आने वाला है मेरे पास, आई नॉट का, देखो आई नॉट सी एस, चलो आई नॉट ही लिखता हूँ डायरेक्ट। आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू पुटअप करो, क्या है, वी एम अपॉन जेड, ठीक है, साइन 5 ई रेस टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ओके, ये होगी एक तो वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। चलिए ठीक है, आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे वेव फॉर्म। चलिए इसको हटाते हैं सब कुछ को। चलिए देखिए वेव फॉर्म बनाते हैं। ये इक्वेशन काम की है, अब वेव फॉर्म देखते हैं। वेव फॉर्म, वेव फॉर्म के अंदर क्या होने वाला है, सीधी लग रही है कि टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई थोड़ी। ठीक है, एक वेव फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 3 ही वेव फॉर्म बनानी है अपने को, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आएगी अपनी इनपुट, इस टाइप से चलेगा जो, ठीक है। ये अपनी कौन सी वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म वी एस, जिसकी पीक वैल्यू कितनी है, वी एम। ये होगा अपना 0 पॉइंट, ये होगा अपना पाई, ये 2 पाई, और यहाँ पे ओमेगा टी, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, सारे पॉइंट्स को ड्रॉप डाउन करता हूँ नीचे की तरफ। देखो ये वाला, ये किया, ये किया। यहाँ पे बनाते हैं वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट की वेव फॉर्म। वी नॉट की वेव फॉर्म कैसे होगी, देखो जैसे जैसे करंट होगा, जैसे फ्लो होने लगा करंट, वोल्टेज में अपीयर होने लगेगी सिमिलरली। तो जैसे ही मैंने उसको ऑन किया, डायोड को ऑन किया, ठीक है, जैसे ही डायोड ऑन हुआ तो वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हुई और इनपुट सप्लाई को फॉलो करेगी। थोड़ा सा गलत हो गया, वेव फॉर्म बनाना बहुत मुश्किल काम है थोड़ा सा। देखो ठीक है, सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ से करते हैं वापिस। तो यहाँ पे पाई तक तो सेम ही हो गया। अब एक बात बताओ, क्या इंडक्टर से करंट एकदम से पास होना स्टार्ट होगी या धीरे धीरे स्टार्ट होगी? धीरे धीरे स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि एल बाई यहाँ पे जो ई होता है,
वो क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होती है, धीरे धीरे स्टार्ट करती है, एक इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो करेगा तो इसका मतलब वो जैसे करंट होगी वो इस टाइप से स्टार्ट होगी, ऐसे बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो पाई से पहले मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। यहाँ पे पीक वैल्यू आएगी। ठीक है, और पीक वैल्यू के बाद में ये वापस क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि वेवफॉर्म क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। देखो नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में डायोड क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए था। उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू वेव की, करंट की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इस 0 वैल्यू पे, ठीक है, ये पॉइंट हमारा बीटा है, बीटा एंगल पे, ये हो गया पाई, ये हो गया बीटा। मान लेते हैं बीटा एंगल के ऊपर हमारी वेवफॉर्म क्या हो रही है, 0 हो रही है। ये कौन सी वेवफॉर्म है, अपनी करंट की वेवफॉर्म, आई नॉट की। ओके, तो अगर यहाँ पे 0 हो रही है और यहाँ पे पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है, ये कहीं भी हो सकती है। ठीक है, पाई से पहले ही होती है ज़्यादातर। तो बीटा यहाँ पे है, तो इस बीटा को अगर मैं ऊपर की तरफ ड्रॉप डाउन करूँ, देखो यहाँ यहीं तक है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, जो मेरी वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो देखोगे आप कि बीटा तक नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ तक इस टाइप से। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, इतना पोर्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उसके बाद वापस से क्या होगा, मेरे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म इस टाइप से आएगी, ऐसे। और करंट की वेवफॉर्म कैसे आएगी, इस पीरियड के लिए हो जाएगी 0, और इसके बाद में वापस से राइज होना स्टार्ट होगी और इस टाइप से चलेगी। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो करंट है मेरी वो डिसकंटिन्यूस दिख रही है, यहाँ से चली, यहाँ पे 0 हुई, फिर कुछ पार्ट आया, फिर 0 हुई। वोल्टेज भी यहाँ से चली, यहाँ तक आई, ये कौन सा एंगल है, बीटा एंगल है ना, ये वाला बीटा एंगल है। तो यहाँ तक आई, उसके बाद में ये क्या हुई, वापस से डिसकंटिन्यूस हो गई, ये पाई, ये बीटा, ये 2 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा ओमेगा टी है, यहाँ पे सबको ओमेगा टी लिखना होगा। तो ये वेवफॉर्म बनती है किसके लिए, जब हमारा आर एल लोड लगा होता है और एल की वैल्यू लो होती है। तो अब जो बीटा आ रहा है हमारा, बीटा वैल्यू, ये बीटा वैल्यू क्या मतलब क्या है, यहाँ तक क्या कर रहा है हमारा डायोड, क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। अगर यहाँ तक अपना डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस बीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एंगल की वैल्यू। वो एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखो इस सर्किट को हटाते हैं, इसकी अब मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, होगी तो बना लेंगे। ठीक है, तो जो बीटा की वैल्यू आने वाली है हमारी, वो कैसे आएगी, देखो आई नॉट की वैल्यू इस बीटा के ऊपर 0 हो रही है, तो मतलब ओमेगा टी एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू बीटा पे आई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। 0 हो रही है तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, टाइम पीरियड बीटा बाई ओमेगा। ओके, ये बीटा बाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, आई नॉट की वैल्यू तो 0 ही है, चलो इसको 0 रखते हैं, इज इक्वल्स टू वी एम बाई जेड साइन फाई मल्टीप्लाई विद ई रेस टू द पावर माइनस आर अपॉन एल मल्टीप्लाई विद बीटा बाई ओमेगा ठीक है, प्लस वी एम बाई जेड साइन, देखो टी की जगह क्या करेंगे, बीटा बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, बीटा बचेगा, साइन बीटा माइनस फाइव। ओके, यहाँ से क्या करते हैं अपन, इस टर्म को इधर लेके आते हैं। तो यह पहली बात तो देखो, इस टर्म को इधर ले आया तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, तो इस वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, देखो क्या होगा, ये वाली टर्म है ना, इसको देखते हैं। देखो वी एम बाई जेड से वी एम जाए कैंसिल आउट, बचेगा क्या, साइन फाई। साइन फाई को अब इधर भेज देंगे तो इधर वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, ई रेस टू द पावर माइनस आर अपॉन एल मल्टीप्लाई विद बीटा
अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस साइन बीटा माइनस फाई अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आर की वैल्यू मुझे पता होगी, एल की वैल्यू मुझे पता होगी, ओमेगा की वैल्यू मुझे पता होगी। ठीक है, तो मैं बीटा की वैल्यू क्या सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक ही क्या है, अननोन है। बट इस पर कभी न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्योंकि ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है और इतनी कैलकुलेशन आपसे कोई करवाता नहीं है पेपर में, तो अपन ने ये किया ही क्यों। तो यहाँ से जो ये रिलेशन है, इसके अंदर से अपन को क्या मिल रहा है, चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ मिल रही है कि जो हमारा ये वाला टर्म है, इसके अंदर जो एल और बीटा की जो रिलेशन आता है ना, जो प्रैक्टिकल, जो उसके बाद में अपन जिसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अपना जो रिलेशन आएगा उसमें क्या आएगा कि जो हमारा एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा पे डिपेंड करता है। अगर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ओके, अगर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या कर रहा था, इस केस के अंदर, जो फर्स्ट केस अपन ने लिया था, इसके अंदर एल की वैल्यू को लो रखा था, तो बीटा की वैल्यू भी क्या आने वाली थी, लो आने वाली थी। अगर बीटा की वैल्यू लो आने वाली थी, देखो ये इतना कंडक्शन एरिया था ना जो नेगेटिव पोर्शन में गया, अगर बीटा की वैल्यू लो आने वाली थी, इसका मतलब मेरे पास कंफर्म था कि क्या मिलता, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मिलता। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होता। ओके, तो यही मैंने प्रूफ करने के लिए आपको इतना डायरेक्शन करवाया कि इसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, ये वाला, जिससे पता चला कि जो बीटा एंगल है हमारा, वो बीटा एंगल डिपेंड किस पे करता है, वैल्यू ऑफ इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा लोगे तो बीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर इंडक्टर की वैल्यू कम लोगे तो बीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब तो बहुत सिंपल सा काम बचा है, इसका तो कुछ बचा ही नहीं है। इसकी निकालते हैं एवरेज वैल्यू। देखो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ पे निकालता हूँ एवरेज वैल्यू, वी एवरेज। वी एवरेज क्या होती थी अपनी, देखो यहाँ से 1/2 पाई, इसका करते हैं इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर बीटा तक इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जीरो से लेकर बीटा तक किसका होगा, वी एम साइन ओमेगा टी का होगा। तो वी एम साइन ओमेगा टी का कर दिया अपन ने इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, वी एम अपॉन 2 पाई, देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 0 टू बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, वी एम अपॉन 2 पाई। देखो सबसे पहले आ गया बीटा, ठीक है, फिर माइनस और माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। तो वी एवरेज की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वी एम अपॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है, वी एवरेज की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बीटा पे डिपेंड कर रही है। आपको याद हो तो इंडक्टर के केस में अपन ने बीटा की वैल्यू को कितनी आई थी, 2 पाई आई थी। अगर 2 पाई आई, देखो इसके अंदर दो केस है हमारे पास, अगर बीटा की वैल्यू मैं कर दूं पाई और बीटा की वैल्यू कर दे अपन 2 पाई। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू को जैसे पाई करूंगा तो पाई कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन से क्या हो जाएगा प्लस 1, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, वी एम अपॉन पाई। तो यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एम अपॉन पाई। और ये किसकी थी, हाफ वेव रेक्टिफायर थी, किसके अकॉर्डिंग, कहाँ पे लगा था, जब आर लोड लगा था। ये किसकी वैल्यू है, हाफ वेव रेक्टिफायर एट आर लोड। ओके, अगर बीटा की वैल्यू 2 पाई कर दी अपन ने, मान लो बीटा की वैल्यू को 2 पाई कर दिया, 2 पाई का मतलब बीटा को वैल्यू खिसका के यहाँ तक कर दिया, तो सेम की सेम वेवफॉर्म मिल जाएगी। और साइन का एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जैसे मैंने 2 पाई किया तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। तो वी एवरेज की वैल्यू इन दिस केस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए अपन ने क्या कहा था, प्योर इंडक्टर अपन यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वी एवरेज की वैल्यू 0 आ रही थी, इसके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो ये थी हमारी एवरेज वैल्यू। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू के लिए। देखो तो आई होप आपने ये नोट कर ही लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं आरएमएस वैल्यू के लिए।
देखो ये तो थी वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज थी, ठीक है। अगर एवरेज वोल्टेज ये थी तो एवरेज करंट भी तो होगी। अगर एवरेज वोल्टेज ये थी तो एवरेज करंट की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, आई एवरेज की वैल्यू वी एवरेज बाई आर हो जाएगी, प्लस इंडक्टर की एवरेज वैल्यू तो जीरो होती है प्योर इंडक्टर में, तो ओनली आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एवरेज अपन आर आ जाएगी। इसको मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट आर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। वी एवरेज को अपन वी नॉट भी लिखते हैं, कहीं कहीं दिखा होगा आपने, मैक्सिमम टाइम वी नॉट ही लिखा होता है ये, तो इसको वी नॉट भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ वी नॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअली आप यार इसको वी नॉट लिख लो डायरेक्ट। ओके, अब बात करते हैं आर एम एस वैल्यू की, वी आर एम एस की बात करते हैं। 1 अपॉन आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले करते हैं स्क्वायर किसका, देखो 1/2 पाई, जीरो से लेके बीटा, स्क्वायर किसका करना है, इस वेव फॉर्म का, तो स्क्वायर का वेव करूँ तो वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और रूट मीन स्क्वायर तो रूट लेना है, ले लेते हैं रूट, ये लो रूट ले लिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, देखो वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है अभी तक, कहाँ तक, जीरो से लेकर बीटा तक, ओके। वी एम स्क्वायर अपॉन, आपको ये वाला टर्म तो याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि मैं पता नहीं कितनी बार यूज़ करने वाला हूँ इसको, वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, देखो यहाँ से एक 2 आ गया बाहर, ये आ गया 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 का हो जाएगा ओमेगा टी माइनस कॉस का हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 0 टू बीटा होल रेज़ टू द पावर 1/2। ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, वी एम अपॉन 2 बाहर ले लिया मैंने, अपॉन देखो बीटा बीटा बाकी सब जीरो हो जाएगा, जीरो लिमिट में जीरो हो जाएगा, बीटा बीटा रख लेते हैं, देखो यहाँ पे बीटा माइनस, एक मिनट एक टर्म छूट गई सकता है, 1/पाई छूट गया, ओमेगा टी की जगह बीटा माइनस साइन 2 बीटा अपॉन 2, जीरो वाले टर्म से तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी पावर है अपने पास अभी भी 1/2 बचा हुआ है, ठीक है। तो चलो देखो ये हो जाएगा अपने पास Vm/2, इस 2 को ओपन लिखते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 2, तो इसको रूट में लिख देता हूँ सारे को मैं, तो यहाँ पे 2 बीटा माइनस साइन 2 बीटा डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये वैल्यू किसके आ गई मेरे पास, Vrms की वैल्यू आ गई किस केस में, जब मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर है एट RL लोड, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, सही है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी RMS वैल्यू किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर अकॉर्डिंग RL लोड। अगर मैं बात करूँ डायोड के वेवफॉर्म की, तो डायोड की वेवफॉर्म भी बना दूँ साथ साथ, ठीक है। तो डायोड की वेवफॉर्म कैसे बनेगी, देखो इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट, और यहाँ पे बनाते हैं डायोड की वेवफॉर्म। डायोड के अकॉर्डिंग क्या था, जब जब ऑन होता है डायोड तब क्या होती है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है, तो ऑन कहाँ तक है, देखो इसको मैं नीचे पॉइंट चार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मेरा जो सर्किट है वो डायोड ऑन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होने वाली है, कहाँ तक, बीटा तक। मैं ये फॉर्मूला किसी बना रहा हूँ, VD डायोड की बना रहा हूँ, अगर यहाँ तक जीरो होने वाली है और उसके बाद में क्या हो रहा है, एकदम से शार्प नीचे की तरफ आ रहा है इस टाइप से, ठीक है, और फिर यहाँ तक वेवफॉर्म आ रही है, और उसके बाद वापस से ऑन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे इस पार्ट में ये डिसकंटिन्यू हो रहा है,
कंटिन्यूस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी किसकी वेवफॉर्म, डायोड की वेवफॉर्म, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल एनालिसिस किसके लिए, आर एल लोड के लिए, किसके अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट केस। अब आप ये मत सोचना कि सेकंड केस भी इतना बड़ा होगा, थर्ड केस भी इतना बड़ा होगा, कोई भी नहीं है, छोटे छोटे केस है एकदम, 4-4, 5-5 लाइन के होंगे। उसमें क्या करूँगा, सिर्फ मैं आपको वेवफॉर्म बना के दिखाऊंगा। जो लास्ट वाला केस होगा जिसके अंदर अपन फ्री व्हीलिंग डायोड लगाएंगे, उसके अपन करेंगे कैलकुलेशन सारी चीज़ की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप क्या करें, इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।